नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 27 मई 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स का मेन सोर्स हमारा असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल रिलीज को हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, जिसका मैं पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में बिल्कुल लगा दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। रिगार्डिंग एडमिशंस इन भद्रा एस एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर्स या फिर यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, राइट। चलिए, सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे असम ट्रिब्यून से देख लेते हैं। पैंगोलिन स्केल्स सीज्ड। देखिए, कुछ स्मगलर्स थे, उनको बेसिकली पकड़ा गया है असम के एक होटल से, जो क्या असम से मतलब गुवाहाटी से डिफरेंट अदर पार्ट ऑफ इंडिया में पैंगोलिन के स्केल्स को ट्रांसफ़र कर रहे थे ना। स्केल्स क्या होता है, देखो ये है पैंगोलिन, ठीक है, ये एक मैमल होता है पैंगोलिन, है ना। अब इसके शरीर के ऊपर, स्किन के ऊपर जो है ना, ये देख रहे हो, ये सब होते हैं स्केल्स, जिससे वो अपने आप को सेव करता है। अगर कभी भी अगर कोई प्रीडेटर उसके ऊपर अटैक करे ना, तो वो अपने आप को रोल कर लेता है, एकदम फुटबॉल बन जाता है, समझ रहे बात, जिससे कोई भी दूसरा जानवर इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। ऑलराइट, तो ये इसकी खूबियाँ है, जिसके कारण इसके शरीर के ऊपर ये केराटिन स्केल्स रहते हैं। अब इन स्केल्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है, इससे जैकेट बनता है, इससे पर्स बनता है, ठीक है। तो और वो सब काफ़ी ज़्यादा यूनिक रहता है, वर्ल्ड मार्केट में उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, समझ रहे बात। तो इंडिया में क्या होता है ना, बहुत सारे पैंगोलिन्स पाए जाते हैं। किस किस टाइप के पैंगोलिन पाए जाते हैं? एक है इंडियन पैंगोलिन और एक है चाइनीज़ पैंगोलिन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर IUCN के डेटा लिस्ट में देख लीजिएगा, इंडियन पैंगोलिन लेकिन इंडेंजर्ड है ना, और चाइनीज़ पैंगोलिन जो है ना, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अब जो पकड़ा गया है जो स्मगलर्स के द्वारा, ये है चाइनीज़ पैंगोलिन का, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, समझ रहे हो बात। ध्यान दीजिएगा, पैंगोलिन्स की अगर बात करें तो ये नॉक्टोरल एनिमल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं बेसिकली, एंड देयर डाइट कंसिस्ट ऑफ क्या, चींटियाँ खाते हैं, टर्माइट्स खाते हैं ये लोग, और इनके पास क्या होता है ना, टंग बहुत लंबा लंबा होता है, तो उससे आराम से ये लोग खा सकते हैं। आउट ऑफ 8 स्पीशीज ऑफ पैंगोलिन, 8 स्पीशीज पैंगोलिन के पाए जाते हैं, जिसमें इंडिया में इंडियन पैंगोलिन और चाइनीज़ पैंगोलिन ही मिलते हैं। क्लियर है? चलो, इंडियन पैंगोलिन की अगर बात करें तो इंडिया में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्सेप्ट दोज रीजन विच आर एरिड इन नेचर, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड हाई हिमालयज रीजन्स पे नहीं मिलता है। एरिड रीजन, हाई हिमालयज रीजन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो है ना, इंडियन पैंगोलिन नहीं मिलता है। तो कौन सा पैंगोलिन मिलता है? चाइनीज़ पैंगोलिन मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, समझ लो। बाकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में इंडियन पैंगोलिन ज़रूर है, यही नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ये सब में भी पैंगोलिन्स मिलते हैं। बट वहीं पर चाइनीज़ पैंगोलिन की अगर बात करें तो ये हिमालयन फुट हिल्स में मिलते हैं, इन द ईस्टर्न नेपाल, भूटान, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न बांग्लादेश, थ्रू आउट सदर्न चाइना, ठीक है, ये सब रीजन्स में मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट जो इशू है, टॉपिक दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा गर्म अभी टॉपिक चल रहा है ना। शुगर एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया ना। सवाल होता है, शुगर एक्सपोर्ट को बैन क्यों किया गया है एंड इसके इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं। GS पेपर 3 इस टॉपिक से आप इसको आराम से रिलेट कर सकते हैं। नाउ ये लेटेस्ट कर्व्स एक्चुअली में है क्या? देखो, अभी तक क्या होता था ना, दैट अगर कोई भी शुगर को एक्सपोर्ट कर रही है इंडिया से विदेशों में, तो सरकार उस पर नजर नहीं रखती थी। हाँ, डेटा सर ऑफ कोर्स, कुछ भी अगर एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, सरकार के पास डेटा तो आता है। वो डेटा पहले भी आता था, अभी भी आएगा, ठीक है। बट क्या होता ना, रेगुलेशंस नहीं करती थी सरकार एज सच, क्योंकि अगेन किसानों को फ़ायदा होना चाहिए यार, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा होना चाहिए, वो अगर हमारा चीनी बाहर में एक्सपोर्ट करे तो बिल्कुल ठीक है। बट अभी जो दुनिया का जो सिचुएशन हो गया है ना, जो जहाँ पे फूड का शॉर्टेज देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए ये कर्व लगाया गया। ना सवाल होता है किस टाइप का कर्व है। देखो अभी तक क्या था ना, शुगर को ओपन कैटेगरी में रखा गया था। जैसे कि मैंने बोला, सरकार कोई रेगुलेशंस एज सच नहीं देती थी, सरकार का इंटरवेंशन नहीं होता था, नहीं रेगुलेशन तो होता था, माफ़ करना, इंटरवेंशन नहीं होता था। बट अभी जो है उसको ओपन कैटेगरी से रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया। अब क्या होगा, सरकार का प्रॉपर इंटरवेंशन होगा इसको अगर देश से हम बाहर भेजते हैं तो। दिस मीन्स दैट एक्सपोर्ट ऑफ शुगर इज अलाउड ओनली विद स्पेसिफिक परमिशन। जी हाँ, स्पेसिफिक परमिशन से ही आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। वो भी किसका परमिशन लेना पड़ेगा आपको? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इस डिपार्टमेंट का प्रॉपर आपको लेना पड़ेगा राय, ठीक है, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं ना। सवाल होता है दैट व्हाई द कर्व नाउ, अभी ये कर्व क्यों डाला गया है? देखो, लास्ट 4 सालों में पहली बार ऐसा कर्व डाला गया है, जिससे आने वाले समय में जो इंडिया में शॉर्टेज पड़ सकता है शुगर के अवेलेबिलिटी में, उसको रोका जा सके,
राइट, ड्यूरिंग द फेस्टिवल पीरियड, आपको तो पता ही है अक्टूबर नवंबर पूरा फेस्टिवल ही फेस्टिवल होने वाला है, तो फेस्टिवल के समय जो शुगर का डिमांड है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए तो द सेंटर इज कमिटेड टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर फॉर द लीन पीरियड, उस समय जिससे सरकार के पास इतना शुगर रहे जिससे लोगों तक अवेलेबिलिटी हो सके, अचानक से इन्फ्लेशन ना आ जाए देश में, तो इसीलिए सरकार यह कर रही है। ऑल्सो अगर ग्लोबल सिचुएशन देख लीजिएगा वो कहीं ना कहीं यही इंडिकेशन दे रहा है दैट आने वाले समय में जो है ना शुगर का शॉर्टेज होने वाला है। अच्छा, सवाल होता है कैसे भाई? देखो क्या है ना, ब्राज़ील, आपको पता होना चाहिए ब्राज़ील जो है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर है, ठीक है। अच्छा, ब्राज़ील में क्या देखने को मिल रहा है दैट प्रोडक्शन जो है ना शुगर का वो लोअर हो गया। देखो मैं शुगर केन नहीं बोल रहा हूँ, अल्टीमेटली शुगर जो प्रोड्यूस होता है वो शुगर केन से होता है, ठीक है। बट ब्राज़ील में क्या कर रहे हैं ना ये इनकी सरकार दैट शुगर केन से जो है वो इथेनॉल बना ले रही है जिससे पेट्रोल में ब्लेंडिंग कर सके। अब पेट्रोल का तो कॉस्ट ज़्यादा है यार, समझ रहे हो बात, बट वहीं पर शुगर केन से शुगर नहीं मैन्युफैक्चर हो रहा है, समझ रहे बात। इसीलिए बोला जा रहा है आने वाले समय में जो है ना ये दुनिया भर में डिमांड बहुत ज़्यादा शुगर का भी बढ़ सकता है। तो इसको प्रेडिक्टेबिलिटी देखते हुए कहीं ना कहीं हमारे देश में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफकोर्स सरकार की ही है दैट सरकार जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। सवाल होता है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट क्यों? अब देखो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ब्राज़ील मतलब इंडिया से अचानक से एक्सपोर्ट में शुगर के इंक्रीज क्यों हो गया था? क्योंकि जैसा मैंने पहले बोला ब्राज़ील जो है इथेनॉल बना रही है उस शुगर केन से रादर देन शुगर, है ना। क्यों? क्योंकि ब्राज़ील को ऐसा दिख रहा है दैट फ्यूल प्राइसेस तो दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग करे तो ऑफकोर्स जो है उसका भी फायदा हमें मिल जाएगा। एंड ड्रॉट हिटिंग अदर बिग शुगर प्रोड्यूसर्स लाइक थाईलैंड में भी शुगर अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है बट वहाँ पे हमें ड्रॉट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखो ब्राज़ील का भी अपना केस है, थाईलैंड में भी ड्रॉट हमें देखने को मिला, तो बचा कौन? इंडिया, है ना। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन आफ्टर द ब्राज़ील, बट स्टिल एक्सपोर्ट अगर अरीना में देख लीजिएगा ब्राज़ील ही लीड करती थी अभी तक, ठीक है। बट अचानक से अभी जो इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ गया था ना इंडिया से, उसको मद्देनजर देखते हुए सरकार ने ये कर्व लगाया। देखो बेसिक चीज़ तो आप समझ गए ना। अब थोड़ा इंडियन ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव में भी हम लोग चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सब भी हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे शुगर केन की अगर बात करें किस टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशंस में शुगर केन होती है, देखो प्रिडोमिनेंटली इसको ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशंस चाहिए होते हैं, ठीक है, जहाँ पर टेम्परेचर मिनिमम 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो और जो ह्यूमिडिटी हो ना वो अराउंड मतलब मॉइस्चर अवेलेबिलिटी वो 75 से 150 cm हो, राइट। नाउ टू हेवी, अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ उससे क्या होगा दैट शुगर कंटेंट जो है ना शुगर केन में वो बहुत ज़्यादा घट जाता है, राइट। एक तो मतलब क्या है, अगर हद से ज़्यादा रेनफॉल हुआ वो भी मुश्किल, बट अगर हद से कम रेनफॉल हो गया ना, डेफिशिएंसी अगर रेनफॉल हो गया तो क्या होता है दैट शुगर केन जो है वो ज़्यादा फाइबरस हो जाता है, ठीक है, उसमें भी शुगर कम, ठीक है। तो देखो इसीलिए बोला गया एक ऑप्टिमम रेनफॉल होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, ठीक है। टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर ले लीजिएगा कंबाइंड विद ओपन स्काई इन द सेकेंड हाफ ऑफ द क्रॉपिंग सीजन, इट हेल्प्स इन एक्वायरिंग जूस एंड इट्स थिकनिंग। जी हाँ दोस्तों, इससे क्या होता है ना दैट इस क्रॉप में जूसेस भी ज़्यादा होती है, थिकनिंग भी ज़्यादा होती है अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो। शॉर्ट कूल ड्राई विंटर सीजन रिपनिंग के समय और हार्वेस्टिंग के समय काफ़ी ज़्यादा आइडियल होती है शुगर के लिए, बट फ्रॉस्ट लेकिन काफ़ी ज़्यादा डेट्रीमेंटल होता है, ये ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। मतलब इट मस्ट बी हार्वेस्टेड बिफोर द फ्रॉस्ट सीजन इन नॉर्दर्न पार्ट, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में ही फ्रॉस्ट के केसेस हमें देखने को मिलते हैं ना जी, सदर्न इंडिया में तो नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखो बट हमें पता है ना फ्रॉस्ट डेट्रीमेंटल होता है शुगर केन के लिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर बहुत ज़्यादा ड्राई विंड भी हो गया ना, जैसे लू जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी शुगर केन के लिए काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल होता है। मतलब हम लोगों ने क्या देखा, फ्रॉस्ट भी हॉस्टाइल है शुगर केन के ग्रोथ के लिए, लू भी हॉस्टाइल है शुगर केन के ग्रोथ के लिए। और क्या फ्रॉस्ट और लू का इंसिडेंट सदर्न इंडिया में ज़्यादा होता है? नहीं, राइट। तो क्या हम बोल सकते हैं दैट यस सदर्न इंडिया इज आइडियल प्लेस फॉर शुगर केन कल्टिवेशन? एब्सोल्युटली, बिल्कुल हाँ। यही नहीं दोस्तों, कोस्टल प्लेन्स ले लीजिए या फिर वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट देख लीजिएगा, वहाँ पर भी जो है ना बहुत ज़्यादा विंड्स बहती रहती है। तो इतना ज़्यादा विंड बहती है उसके कारण क्या होता है, क्रॉप्स डैमेज हो जाता है। तो अगेन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी शुगर केन का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं, मतलब उतना कंड्यूसिव नहीं है एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया। क्लियर है? सॉइल
सॉइल की अगर कंडीशन बोले तो किस टाइप की सॉइल काफ़ी ज़्यादा कंड्यूसिव है शुगर केन के ग्रोथ के लिए? देखो, शुगर केन कैन टॉलरेट एनी काइंड ऑफ सॉइल जो क्या मॉइस्चर को रिटेन कर सके। और शुगर केन के ग्रोथ के लिए जो है ना मैनुअल लेबर बहुत चाहिए होता है, मैनुअल चीप जो हो, क्योंकि अल्टीमेटली कल्टीवेशन के लिए लेबर्स की तो ज़रूरत होती ही है। अगर लेबर्स ना काम करेंगे तो कैसे ग्रोथ होगा प्रॉपरली, ठीक है। प्रोडक्शन की अगर बात करें तो इंडिया हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड। जी हाँ, शुगर केन कल्टीवेशन में अगर देख लीजिएगा बहुत ही ज़्यादा ओवरऑल प्रोडक्शन हो रहा है, बट इन प्रोडक्शन इंडिया लैग्स बिहाइंड ब्राज़ील। वो तो हमें पता ही है ना, क्योंकि ब्राज़ील जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का। इनफैक्ट अगर इंडिया में ही अगर बात कर ले कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर शुगर केन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, पहला तो है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आ जाता है महाराष्ट्र, उसके बाद आ जाता है कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार, ठीक है, याद रहेगा। शुगर केन की प्राइसिंग की अगर बात करें दोस्तों, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसकी प्राइसिंग फिक्स कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के प्राइसिंग फिक्स को बोलते हैं हम लोग फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइसेस, राइट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करती है फेयर FRP, दैट इज फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइसेस, जिसको फर्दर रिकमेंडेशंस मिलता है फ्रॉम द CACP, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ना ध्यान दीजिएगा, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो भी रिकमेंड करती है ना सरकार को, सरकार के ऊपर बाध्य नहीं है दैट वो रिकमेंडेशन माने सरकार, ठीक है। वो रिकमेंडेशन मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। और इस फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइसेस का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये रंगराजन कमेटी रिपोर्ट के द्वारा दिया गया था। इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट FRP निकालती है फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइसेस, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट का भी एक प्राइस होता है मैकेनिज्म, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेट एडवाइज्ड प्राइसेस। स्टेट एडवाइज्ड प्राइसेस जो है अनाउंस किया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ की शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट। की शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स का जो है ना वो उनकी गवर्नमेंट, जैसे अब हम लोगों ने देख लिया उत्तर प्रदेश ले लो, महाराष्ट्र ले लो, तो ये तो की प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, इनकी स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो वो लोग भी निकाल सकती है। बट हाँ, स्टेट गवर्नमेंट जब भी निकालती है ना, वो सेंटर से थोड़ा ऊंचा हाई रेट रखती है, इट इज़ जनरली हायर देन द FRP, ठीक है। देखो इसलिए भी डिस्कस कर रहा हूँ ना, पास्ट 2020 में ही शुगर रिलेटेड क्वेश्चन भी आया, कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन रिलेटेड क्वेश्चंस, तो इसीलिए चीज़ों को बिल्कुल देखिए, उनको नज़रअंदाज मत कीजिए कभी भी कोई अगर चीज़ पढ़ाया जा रहा है तो। नेक्स्ट, नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS न्यूज़ में है ना। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज किया है इस सर्वे के रिपोर्ट को, 2021 वाला रिपोर्ट को। एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS2 के इस टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं ना। सवाल ये होता है दैट नेशनल अचीवमेंट सर्वे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखो ऑब्जेक्टिव से समझ जाओगे आप दैट एक्चुअली में ये सर्वे किस लिए। देखो क्या होता है ना, चिल्ड्रंस ऑफ कोर्स उनका प्रोडक्शन हमें देखना पड़ेगा ना, दैट कैसे चिल्ड्रन का प्रोग्रेस हो रहा है, ओवरऑल लर्निंग कॉम्पिटेंसीज उसकी कैसी हो रही है, ठीक है। तो ओवरऑल पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारा कैसा चल रहा है वो हम लोग इन्हीं सर्वेस के थ्रू ही तो माप सकते हैं, ठीक है। जिसमें नेशनल अचीवमेंट सर्वे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे है ना। और इसके तहत ही, इस सर्वे के तहत ही अल्टीमेटली सरकार को डेटा मिलता है दैट एक्चुअली में चाइल्ड का लर्निंग कॉम्पिटेंसीज कैसा चल रहा है, उनका लर्निंग प्रोग्रेस कैसा चल रहा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना एफिशिएंट है, और उसके हिसाब से फर्दर स्टेप्स लिया जाता है और रेमेडियल एक्शंस ली जाती है वेरियस लेवल्स में। सर्वे को एक्सेस किया जाता है द हेल्थ ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम। मतलब इस सर्वे से पता चलता है दैट कोई भी स्कूल्स, कोई भी जैसे सरकारी ले लो, प्राइवेट ले लो, तो उसके ओवरऑल उस वहाँ के एजुकेशन सिस्टम का हेल्थ कैसा है, ठीक है। बच्चों का लर्निंग कॉम्पिटेंसी क्लास 3, 5, 8 और 10 ओवरऑल कैसा है, क्योंकि सर्वे भी जो कंडक्ट किया जाता है ना, इन्हीं क्लास के बच्चों से पूछा जाता है, क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8 और क्लास 10 के बच्चों से, ठीक है। सर्वे को हर 3 साल में कंडक्ट किया जाता है। लास्ट सर्वे कंडक्ट किया गया था 2017 को, तो नेक्स्ट सर्वे कब को होना चाहिए था? 2018, 19, 20 को होना चाहिए था टेक्निकली, है ना। बट कोविड के कारण जो है ये मार खा गया और 21 को फाइनली एक सर्वे किया गया। वही तो रिपोर्ट हम लोग अभी डिस्कस कर रहेंगे, ठीक है। अच्छा, इस रिपोर्ट के तहत जो सर्वे किया गया दोस्तों, अराउंड 34 लाख स्टूडेंट्स के ऊपर सर्वे किया गया है, जिसमें गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स को भी लिया गया है। और ये एक OMR बेस्ड सर्वे था, जहाँ पे एक OMR कॉपी शीट दे दी जाती है और बच्चों को बोला जाता है दैट फिलअप करो, आपको कैसा क्या लगता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो फिलअप करते हैं। इसमें कुछ डेटा बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है, जैसे 2017 का रिपोर्ट और 2021 में देख लीजिएगा, ठीक है। क्लास 3, क्लास 5 में, क्लास 3 में लैंग्वेज
का जो प्रोडक्टिविटी है, देखो पहले 68 था, अभी घटकर 62 हो गया। मैथ्स में जो प्रोडक्टिविटी था वो 64 था पॉइंट्स, उसको घट के 57 हो गया। ईवीएस में, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में 65 था, उसको घट के 57 हो गया। देख रहे हो। सिमिलरली क्लास 5 में भी अगर देखोगे लैंग्वेज मैथ्स ईवीएस में 58 से 55, 54 से 53 से 44, 57 से 48, देख रहे हो घट ही रहा है। मतलब ये जो पैंडेमिक ने जो है ना, बिल्कुल जो अक्रॉस द सब्जेक्ट्स, अक्रॉस द ग्रेड्स, अक्रॉस द क्लासेस जो है प्रोडक्टिविटी को काफ़ी हद तक घटाया है। इनफैक्ट यह बोला जा रहा है 24% ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको सर्वे किया गया था, दे डिड नॉट हैव एक्सेस टू डिजिटल डिवाइस एट होम। तो बताओ लॉकडाउन में क्या हुआ होगा उनका, है ना। जब उनके पास मोबाइल ही नहीं है पढ़ने के लिए, तो कहाँ से पढ़ेंगे वो लोग स्कूल का पढ़ाई। 38% तो ऐसे बच्चे थे, दे हैव सेड दैट दे फेस डिफिकल्टी कैरिंग आउट लर्निंग एक्टिविटीज एट होम। इनफैक्ट 80% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बोला दैट देखो भाई स्कूल्स में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि स्कूल्स में जो बच्चे रहते हैं, बच्चे अपने पीयर्स, अपने दोस्त लोग के प्रेशर में आकर उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। इनफैक्ट इस सर्वे में और भी कुछ चौंकाने वाली बातें बोली गई है। जैसे बोला गया है दैट SC, STs और OBC स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंसेस है वो जनरल स्टूडेंट के कंपैरेटिवली और भी ज़्यादा बदतर, और भी ज़्यादा वर्स्ट हो चुका है ना। देखो 2018 में एक इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया था सिविल सर्विसेज में, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। एज पर NSSO 70th राउंड ऑफ दिस रिपोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। कोई भी रिपोर्ट से कुछ भी स्टेटमेंट उठा के ये लोग पूछ लेंगे और आपको पूछेंगे दैट बताओ कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए इस टाइप के रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट द हिंदू से दोस्तों लिया गया रिगार्डिंग LGBTQI+ वर्कर्स के रिलेटेड। बेसिकली ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है जिसका नाम है इंक्लूजन ऑफ लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स एंड क्वीर कम्युनिटी पीपल इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। अभी देखो, अभी क्या है ना, दैट ये कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, वो लेस्बियन हो, गे हो, बाइसेक्सुअल, नाम तो समझते हैं ना। लेस्बियन मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई फीमेल है ना, एक फीमेल को अगर दूसरे फीमेल से मोहब्बत हो गई एंड दे आर इनटू रिलेशनशिप, राइट, सो दैट बिकम्स लेस्बियन, राइट। वैसे ही अगर कोई मेल है और दूसरे मेल के साथ अगर इनको अटैचमेंट हो जाता है, देन दे आर कॉल्ड गेज, राइट। वैसे एक बाइसेक्सुअल होता है जिनको फीमेल एज वेल एज मेल दोनों के साथ अटैचमेंट होता है, उनको बाइसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है। तो एनीवेज ये कम्युनिटी है ना, इसलिए देखो वो गे हो, बाइसेक्सुअल हो, लेस्बियन हो, ट्रांसजेंडर हो, है ना, इंटरसेक्स, क्वीर हो, तो सबको एक कम्युनिटी के अंदर रखा गया जिसको हम लोग कहते हैं LGBTI कम्युनिटी, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये काइंड ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। मतलब इनका किन के प्रति क्या बोलूँ मैं, उनका सेक्स क्या है। जैसे हमारा मेल हुआ, राइट, लड़कियों का फीमेल होता है, राइट, तो उनका सेक्स जो होता है किसी का गे होता है सेक्स, ठीक है। मतलब सेक्सुअल ओरिएंटेशन है दैट, हाँ, आप किस अदर सेक्स को आप लाइक करते हो, दैट इज योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, राइट। इफ यू आर मेल एंड इफ यू आर लाइकिंग अ फीमेल देन यू आर स्ट्रेट, right? If you are a male and you are liking a male, then you are gay. If you are a female and you are liking a female, then you are lesbian. समझ रहे हो, तो वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन ही होता है ना। एनीवेज, बट मेन जो हमारा मुद्दा है वो है दैट इन लोगों को क्यों स्ट्रेस दिया जा रहा है ILO के द्वारा दैट इनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, देखो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में तो ऐसे भी इंक्लूडेड है, बट अभी भी बहुत ऐसे रीजन है जैसे साउथ एशिया, इंडिया ही ले लो भाई, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। यहाँ पे इंडिया में तो चलो कानून बना गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो दे अगर कोई हो ना गे या बाइसेक्सुअल तो उसके ऊपर लिटरली कार्रवाई की जाती है ना, तो बिल्कुल सोशल ऑस्ट्रेसाइज किया जाता है। इंडिया में तो चलो कानून क्योंकि बन गया है इनके रिलेटेड, तो बहुत हद तक पीपल आर मोर एंड मोर ऑफ कॉन्शियस अबाउट देम, राइट, क्योंकि लोग समझ गए दैट हाँ यार ये उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, वी शुड नॉट इंटरफेयर इनटू अदर्स लाइफ, राइट। तो वैसे ही, बट एनीवेज सवाल होता है दैट क्या क्या प्रॉब्लम इनको फेस किया जाना पड़ता है LGBTQ कम्युनिटी को। देखो मेन जो प्रॉब्लम्स फेस किया जाता है इनको वो है हेट्रोसेक्सुअलिटी। अब हेट्रोसेक्सुअलिटी के तहत क्या है दैट एक तो इनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के कारण लोग इनको मानते नहीं, क्योंकि देखो नॉर्मल लोगों का ये मानना है दैट नहीं भाई, अगर जो नेचर ने बनाया है नेचर के साथ हमें चलना चाहिए, क्योंकि देखो एक फीमेल एंड दो फीमेल कैन नॉट प्रोड्यूस अ चाइल्ड, राइट। एक फीमेल एंड मेल कैन ओनली प्रोड्यूस अ चाइल्ड, नीदर एक मेल और मेल भी
कभी चाइल्ड नहीं प्रोड्यूस कर सकता, ठीक है। तो दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ हेट्रोसेक्सुअलिटी। तो एनीवेज हेट्रोसेक्सुअलिटी में सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, इसीलिए सोसाइटी में इनको इंटॉलरेंस, डिस्क्रिमिनेशन, हैरासमेंट और कभी कभी तो थ्रेट भी फेस करना पड़ता है। जी हाँ, इनइक्वालिटी एंड वायलेंस, जी हाँ दोस्तों, टॉर्चर लोगों के द्वारा फेस करना पड़ता है। मतलब इतना टॉर्चर कभी कभी फेस किया जाना कि देखो कभी कभी क्या होता है ना, दैट भले ही कानून इंडिया में बन गया, राइट, पीपल विल इस टाइप का डायरेक्टली टॉर्चर नहीं करेंगे, बट स्टिल क्या होगा ना, कभी कभी इनडायरेक्टली आपको कर लेंगे। तो यार अब देखो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कुछ भी करो, पता तो चल ही जाता है ना लोगों को, वो खराब तो लगता ही है ना। मतलब इट मेक देम फील दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। दिस इज़ वॉट वी शुड नॉट डू। और पता है इसी के कारण लोग जो है ना ज़्यादा यूएसए को पता है क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये सब कुछ झोल झमेला कुछ नहीं है। वहाँ पे पीपल आर एब्सोल्युटली फाइन विद बीइंग गे, बीइंग अ लेस्बियन, बीइंग व्हाटएवर दे वांट टू, ठीक है। एनीवेज दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स। बहुत सारे देशों में तो उनको राइट भी नहीं दिया जाता है। जी हाँ, जैसे अपोजिट सेक्स कपल्स को अगर दिया जाता है ना, जैसे नॉर्मल जो मेल और फीमेल, हाँ उनको, बट सेम सेक्स कपल्स को उतना राइट भी नहीं मिला हुआ है। ऐसा पूरा इंडिया में नहीं बल्कि डिफरेंट अदर रीजन्स में ऐसा बहुत ज़्यादा केस है, स्पेसिफिकली मुस्लिम कंट्रीज में तो बहुत ज़्यादा है, राइट। आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी, जी हाँ दोस्तों, दे ग्रेजुअली डेवलप लो स्टीम एंड लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर सोसाइटी इनको सब समय नेग्लेक्ट करती रहे तो भीतर से तो इंसान टूट ही जाएगा ना यार। कहीं ना कहीं तो आपको लगेगा ना दैट यू आर आइसोलेटेड फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, राइट। कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिलता है इन फैमिली इटसेल्फ। जी हाँ दोस्तों, देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो कि हमें एलजीबीटी चिल्ड्रंस और उनके पेरेंट्स के बीच में देखने को मिलता है। पेरेंट्स डोंट वांट टू टेक दिस फैक्ट दैट आवर चिल्ड्रंस आर लाइकिंग द सेम सेक्स ओरिएंटेशन पीपल, राइट। तो इससे क्या होता है, द फैमिली में ही कलेश हो जाता है, राइट। एक कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस तो खैर हमें देखने को, ये तो नॉर्मली देखने को मिलता है, तो इनमें तो खैर कोई बात ही नहीं है। एनीवेज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम लोग चर्चा कर ही लेते दोस्तों, क्योंकि अगेन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ही इस मुहिम को छेड़ा हुआ है। तो यस, इट इज़ द ओनली ट्राईपार्टाइट यूएन एजेंसी जो क्या तीनों ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लाती है। वो क्या है, एक तो गवर्नमेंट, एक है एम्प्लॉयर्स और एक है वर्कर्स ऑफ 187 मेंबर स्टेट। ये सेट करती है लेबर स्टैंडर्ड दुनिया भर में, डेवलप करती है पॉलिसीज और डिवाइस करती है प्रोग्राम्स जिससे डिसेंट वर्किंग कंडीशन फॉर मेन एंड वुमेन जो है दुनिया भर में इंश्योर हो सके। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1919 में। कैसे भैया, विद द हेल्प ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, ठीक है। एंड इट बिकेम द फर्स्ट एफिलिएटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूनाइटेड नेशन का 1946 में, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। एंड इट्स फाउंडिंग मिशन इज सोशल जस्टिस इज एसेंशियल टू यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस। मतलब ये मानती है दैट सोशल जस्टिस अगर इंश्योर करना है, अगर सोशल जस्टिस इंश्योर हो जाता है कोई भी देश में, तब हम उस देश में यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस को इंश्योर कर सकते हैं। यही नहीं, यह प्रमोट करती है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन एज वेल एज लेबर राइट। इट इज प्रोवाइडिंग सब्सटैंशियल सपोर्ट इन बिल्डिंग ऑफ एथिकल एंड प्रोएक्टिव फ्रेमवर्क फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। जी हाँ, दुनिया भर में जिससे ग्लोबलाइजेशन प्रॉपर हो, फेयर हो, इसलिए ये इंश्योर करती है दैट जो भी सपोर्ट इनके द्वारा हो सके वो सपोर्ट ज़रूर से प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, केरला एम्पावर्स लोकल बॉडीज जिसमें पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज आते हैं, टू कल वाइल्ड बोर्ड्स। देखो अब सवाल होता है दैट क्यों वाइल्ड बोर्ड्स के बारे में किया है, क्योंकि ऑफ कोर्स दे आर थ्रेट टू द एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड द ह्यूमन लाइफ इन दोज रीजन्स, है ना। इसीलिए वाइल्ड बोर के बारे में न्यूज़ था। वाइल्ड बोर के अगर बारे में बात करें, इसको हम लोग वाइल्ड स्वाइन भी बोलते हैं, जंगली सुअर, ठीक है। IUCN रेड डेटा लिस्ट में अगर देख लीजिएगा ये लीस्ट कंसर्न में है। एंड द स्पीशीज इज नाउ वन ऑफ द वाइडेस्ट रेंजिंग मैमल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंडियन बोर की अगर बात करें, उनको हम लोग एंडमीज पिग या फिर मोपिन पिग भी बोला जाता है ना। एंड दे कैन ऑल्सो बी स्पॉटेड इन सम ऑफ द नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जैसे सरिस्क टाइगर रिजर्व देख लो, बंधावगढ़ नेशनल पार्क देख लो, कॉर्बेट नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क। इन रीजन्स में हमें वाइल्ड बोर्स बिल्कुल मिलते हैं। नेक्स्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि यासिन मलिक जी को आपको पता है, जी मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये बंदा टेररिस्ट है बेसिकली, एंड ही वाज इन्वॉल्व इन टेररिस्ट फंडिंग एज वेल, राइट। सो जो भी आपको पास्ट में सुनते थे ना, कश्मीर में इतना डिस्टेबिलिटी हो रहा है, इतना डिस्टेबिलिटी हो रहा है, सबका मेन जो रीज़न थे वो यासिन मलिक है, ठीक है। एनीवेज, यासिन मलिक गेट्स लाइफ टर्म फॉर टेरर फंडिंग। जी हाँ, आजीवन कारावास की सजा इन्हें मिल गई है, ठीक है। नाउ
इसी के बारे में अगर इसको रिलेट करना है तो हम लोग नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ने वाला है, जिसको आप लोग GS2 के इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट ने चार्ज किया है लाइफ टर्म अंडर सेक्शन 17 ऑफ UAPA एक्ट, ठीक है, और IPC के अंडर। एनीवेज, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में देख लेते हैं। देखो, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एक एक्ट बनाकर, दैट इज NIA एक्ट 2008, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है ना, ये रिव्यू करती है मैन पावर, फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट NIA का टाइम से लेकर टाइम तक, मतलब एक टाइम से दूसरे टाइम तक, ठीक है। ये एक सेंट्रल एजेंसी है जो कि इन्वेस्टिगेट करते हैं और प्रोसिक्यूट करती है ऑफेंसेस, राइट। किस किस के रिलेटेड ऑफेंसेस? अगर वो कोई भी ऑफेंसेस ऐसा हो जो कि हमारे देश के सोवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को हार्म करे, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को हार्म करे, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स ना रखने दे, इफ इट इज अगेंस्ट द एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज, इफ द स्मगलिंग इन हाई क्वालिटी काउंटरफीट इंडियन करेंसी, तो इस टाइप के अगर इंसिडेंट्स हो तो उसके केसेस जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है वह देखती है, ठीक है। यही नहीं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है दैट इन देश में हमारे टेरर को कैसे कॉम्बैट किया जाए, इसलिए इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जहाँ से यह सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरह काम करती है। बट इसके ब्रांचेज अलग अलग जगह भी है, जैसे हैदराबाद, गुवाहाटी, उसके बाद कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू, ठीक है, इन रीजन्स में भी है। और यह इंप्लीमेंट करती है इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स, कन्वेंशंस, रेजोल्यूशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, और या फिर यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट अगर एजेंसीज हो, है ना, तो उनके रिजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने का भी काम बहुत हद तक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का भी होता है। अब हम लोग दोस्तों UAPA एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूट जो किया गया है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर ही किया गया है। नाउ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, इसका मेन एम है दैट कैसे जो हमारे देश में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती है वेरियस एसोसिएशंस के द्वारा या फिर इंडिविजुअल्स के द्वारा, उसको कैसे रोका जा सके, ठीक है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इंडियंस और फॉरेन नेशनल्स को भी चार्ज किया जा सकता है अंडर UAPA, ठीक है। एंड इसमें क्या सज़ा है? यह डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही तो मिला है, ठीक है, यासिन मलिक को। एक्ट असाइंस एब्सोल्यूट पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस कानून के तहत एब्सोल्यूट पावर है, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो इट डीम्स एन एक्टिविटी एज अनलॉफुल, देन इट मे बाई वे ऑफ ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर इट। मतलब अगर सेंटर चाहे दैट कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी अनलॉफुल है तो उसको ऑफिशियल गैजेट के द्वारा भी निकाल के डिक्लेयर कर सकती है। जिसमें ध्यान दीजिएगा, पहले क्या था ना, इसको रिसेंटली अमेंड भी किया गया था, क्योंकि पहले क्या था, इंडिविजुअल्स को आप एज ए टेररिस्ट इसके अंडर घोषित नहीं कर सकते थे, है ना, ऑर्गेनाइजेशंस को कर सकते थे। बट जब से इसको अमेंड किया गया उसके बाद से आप इंडिविजुअल को भी इसके अंडर एज ए टेररिस्ट घोषित कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब ये सारे डिस्कस करने के बाद MCQs पे हम लोग फोकस करते हैं। कल हम लोगों ने कुछ MCQs पूछा था, पहले तो उसके आंसर्स देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक मैकेनिज्म है जो कि ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंडर मेंशन किया हुआ था, जो कि एब्सोल्युटली सही था। अंडर दिस स्कीम वेरियस प्रोड्यूसर्स मस्ट हैव वन सिंगल प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर कलेक्शन ऑफ ई वेस्ट। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मस्ट। जब भी मस्ट है ना, एकदम इस टाइप ओनली जब भी आए तो एटलीस्ट दिमाग की घंटी आपकी बज जानी चाहिए दैट क्या वो सही है या नहीं, है ना। तो जी हाँ, ये गलत है। बेसिकली एज सच जरूरी नहीं है दैट सिर्फ मस्ट हैव वन सिंगल प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन हो, मल्टीपल भी हो सकता है। कल आप लोगों ने ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, इसीलिए पहला वाला इसका सही है, दूसरा वाला गलत है, ठीक है। वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। दूसरा था विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट अकाउंट्स फॉर लार्जर शेयर ऑफ इम्पोर्ट, सोया ऑयल, पाम ऑयल, सनफ्लावर, नन ऑफ द अबव। ऑफ कोर्स पाम ऑयल वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल अकाउंट। देखो इसमें देखो आप कौन सा कैपिटल अकाउंट नहीं करता है। जैसे अगर ध्यान से देखोगे प्राइवेट रेमिटेंसेस है ना, ये करंट अकाउंट में आता है, तो 3 को हटा दो, जहाँ 3 हटा तो देखो सिर्फ बी बचा आंसर, ठीक है। तो ये सब कुछ ट्रिक होता है एलिमिनेशन का, ठीक है, मेक श्योर कीजिए। तो ओवरऑल अगर सीक्वेंस देख लीजिएगा ABB हो रहा है, ठीक है। और आप लोगों ने क्या किया, गीतिका ने C डाला है, सी, बाप रे बाप, सब ने C, देखो सब ने C डाला यार, सब कोई आप लोग गलती हो, इसका मतलब है क्या गलत कर दिया आपने। अच्छा यही वाला ना,
देखो वही ना बोला, ये चीज़ मतलब आप लोगों ने ध्यान से फिर नहीं पढ़ा होगा, है ना। अगर नहीं पढ़ा होगा तो कल वाले लेसन्स को फिर से देखो और समझ जाओ। एनीवेज चलिए आज के कुछ एमसीक्यूज पूछते हैं, इनको तो अच्छे से देख लीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ये कंडक्ट किया जाता है भाई नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। दूसरा स्टेटमेंट है द सर्वे इज कंडक्टेड वंस इन एवरी 5 ईयर। तीसरा स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द recent survey 2021 SC STs and OBC students performed better than general category students। आपको बताना कौन सा इनकरेक्ट है, 1 only, 1 and 2 only, 2 only या फिर 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है, इट वाज द फर्स्ट एफिलिएटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। दूसरा इट हैज नो रोल इन ग्लोबलाइजेशन। और तीसरा है इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द यूनिटी ऑफ वर्सलीज। ठीक है, तो आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन, सॉरी इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वही तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री रिव्यूज द मैन पावर, फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फ्रॉम टाइम टू टाइम। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर ऑप्शन डी है दोनों, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, राइट। तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में भी आंसर्स लिखना है। Anyways, this was all about the discussion for today's class. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Till then, bye bye, take care.